In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, we have already done about chemistry, importance of chemistry, branches of chemistry, and our today's topic is elements. Come to the point. आज हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ आप लोगों की प्रेजेंटेशन शेयर करूँगी। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ऐसे पैराग्राफ शेप में नहीं राइट करना अपने पेपर पे। आपको जब पेपर पे राइट करना है तो आपने उसकी हेडिंग्स बनानी है। तो वो किस तरह से हेडिंग्स बनानी है आपको वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से आपकी बुक पे यहाँ पे इस तरह से पूरा पैराग्राफ शेप में लिखा हुआ है और कोई भी पॉइंट्स वगैरह नहीं बने, लेकिन आपने इसको पूरा का पूरा इस तरह से नहीं राइट करना, आप इसको इस तरह राइट करेंगे। ये देखें, ये आपका एलिमेंट है। डिफाइन एलिमेंट आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन एलिमेंट तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसे आप हेडिंग लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद इसकी ये डेफिनेशन है। A pure substance that cannot be decomposed into simpler substances by physical or chemical means is called element। तो यहाँ तक ये हमारी डेफिनेशन है। और या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन है, a pure substance composed of only one kind of atom having the same atomic number is called element। अब ये हमारे पास एक ऑथेंटिक डेफिनेशन विद एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन आ गई। तो ये हाँ आपने अपनी बुक पे हाईलाइट भी कर लेनी है। ये आपकी बुक पे एज इट इज़ लिखी है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेपरेट करके उसको लिखा गया है जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन अपने पेपर में देनी है। इसी तरह से बाद में सॉलिड एलिमेंट्स हैं। सॉलिड एलिमेंट्स की आपको हेडिंग देनी है, फिर उनके नेम्स आपको मेंशन करने हैं। लिक्विड एलिमेंट्स उसकी भी हेडिंग आप देंगे और फिर आप उसके नेम राइट करेंगे। इसी तरह से इसके बाद गैशियस एलिमेंट आएंगे, गैशियस एलिमेंट की आप हेडिंग देंगे। इस तरह से आपको हर चीज़ की हेडिंग बना बना के राइट करना है। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है और आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पता चल जाता है कि अगर हमसे गैशियस एलिमेंट पूछ लिया है, लिक्विड पूछ लिया है या सॉलिड एलिमेंट पूछ लिया है तो किस तरह उसका आंसर करना है। एंड आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट मेटल है, मेटल किस तरह से लिखना है, नाउन मेटल्स किस तरह से लिखना है, उसकी डेफिनेशन। एंड इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देते जाना है मेटलॉइड्स। और साथ ही ये आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस भी रिटर्न है, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन मेटलाइड्स गिव एग्जांपल, और मेटलाइड है इसकी डेफिनेशन लिखी है और साथ में इसकी एग्जांपल भी गिवन है। इस तरह से आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो फॉलो अप करना है। मैं साथ साथ भी आपको डिफाइन करती जाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद आपके पास ये टेबल तो आपकी बुक पे भी एज इट इज़ बना हुआ है। इसको कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता करके लर्न कर लें। एक ही दिन में तो लर्न नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा का सारा आपको लर्न हो सकता है। अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, हम अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। Elements in the early ages, only 9 elements। स्टूडेंट्स 18 सेंचुरी के बाद एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए थे, जब माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर हो गई थी। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद एलिमेंट्स, एटम्स और इस तरह की जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं वो तब डिस्कवर होना शुरू हुई थी। जब ये शुरुआत इनकी हुई तो 9 एलिमेंट्स जो हैं जिनके नेम कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन
एंड सल्फ़र, ये जो हैं ये डिस्कवर हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्कवरीज़ जो हैं वो चलती गई और उसके बाद जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे और आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मतलब वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी जो हैं ये मैन मेड हैं, लेबॉरेटरी में तैयार किए गए हैं। अब आप कहेंगे कि 118 एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें से 92 नेचुरल अकरिंग है तो बाकी बाकी जो हैं वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके खुद प्रिपेयर किए हुए हैं। अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन रिटन है एलिमेंट की, जो यहाँ पे इस तरह से है, दिस सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपको प्रॉपर इसकी हेडिंग बना के राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉडर्न डेफिनेशन आ जाती है। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है, it is substance made up of same type of atoms having a same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means। यहाँ तक ये हमारी क्या है, एलिमेंट की डेफिनेशन है, मॉडर्न वाली, न्यू वाली। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। कि एलिमेंट एक वो ख़ास सब्सटेंस है जिसकी ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से सेपरेट होता है, अलग होता है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ जो हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये कभी भी एच नहीं लिखा होगा, हमेशा H2 की फॉर्म में राइट होगा। इट मीन्स कि ये कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। All the naturally occurring elements found in the world have different percentage in the earth crust। हमें पता है कि जो हमारी ज़मीन है ना इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं और इसकी हर लेयर में जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो हम सबसे ऊपर वाली जो इसकी लेयर है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे कितने परसेंटेज जो है एलिमेंट की पाई जाती है। क्रस्ट जो है, ऑक्सीजन इसमें 47% पाई जाती है, सिलिकॉन इसमें 28% पाई जाती है, एल्यूमिनियम इसमें 7.8% पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आई वांट टू शो यू द क्रस्ट। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। इसमें हमारे पास, आपने ये पहले भी देखी हुई है साइंस की बुक में, आप लोगों के 8 7 6 इस तरह से जो हमारी मिडिल क्लासेस थी उसमें आपने ये सब रीड किया हुआ है। लेकिन ये जो क्रस्ट है आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसमें ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, एल्यूमिनियम कितनी पाई जाती है, सिलिकॉन कितनी पाई जाती है, ये अभी हमने देखी है। ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28% एंड एल्यूमिनियम 7.8% पाई जाती है। तो ये जस्ट क्रस्ट की बात कर रहा है। ये क्रस्ट क्या है, लेयर्स ऑफ अर्थ में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ को हम क्रस्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से हमारे पास ओशंस हैं। ओशंस जो हैं उनमें बहर जितने भी बहर हैं ना उसमें हमारी ज़मीन में जो है कुछ खुश्की के हिस्से हैं, कुछ पानी के हिस्से हैं। जो खुश्की के हिस्से हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और जो पानी वाले हिस्से हैं उनको हम ओशंस बोलते हैं। तो जो ओशंस हैं उनमें ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। इसी तरह से हमारी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल जिस तरह से अर्थ की हमने लेयर्स देखी हैं, एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं। तो इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ये भी देखें गिवन है। नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9% पाई जाती है। लेट मी शो यू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। ये देखें, पहले एक्सोस्फीयर आती है, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब ज़्यादातर हम यहाँ पे रहते हैं। और ये ट्रोपोस्फियर 20 किलोमीटर तक एंड होती है, जिस तरह से आपको डायग्राम में भी बहुत क्लैरिफाई नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो कम्युनिटी पाई जाती है, सोसाइटी पाई जाती है। उसके बाद जो है हमारे ये क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे एरोप्लेन्स की हाइट जो है वो जस्ट स्ट्रेटोस्फियर तक जाती है। ये 50 किलोमीटर तक एंड हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास मीजोस्फीयर आती है, 85 किलोमीटर्स तक ये एग्जिस्ट करती है। एंड नेक्स्ट थर्मोस्फीयर 600 किलोमीटर तक ये जाती है। और उसके बाद एक्सोस्फीयर जो कि 10,000 किलोमीटर तक एंड होती है, एंड देन जो है हमारा सन आ जाता है। आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, इस टेबल के बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। अब यहाँ पे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस की बात हुई है, लेकिन इसको सेपरेट आउट करके नहीं शो करवाया गया। लेकिन आपको पेपर में प्रेजेंटेशन देते हुए सॉलिड्स को सेपरेट, लिक्विड्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल सेपरेट, गैशियस की डेफिनेशन एंड एग्जांपल सेपरेट लिखेंगे। तो मैं आपको वहाँ से ही, जहाँ पे प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट है वहाँ से समझाऊंगी। और वहाँ पे क्योंकि सोडियम, कॉपर, जिंक की डायग्राम्स भी बहुत अच्छी गिवन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। यही वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड से। सॉलिड एलिमेंट्स। अब सॉलिड एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम सॉलिड एलिमेंट्स बोलते हैं। कॉपर, ये देखिए हमारे पास ये कॉपर है। देन हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड, कार्बन, सोडियम, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड एलिमेंट्स। लिक्विड एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी एंड ब्रोमीन। मर्करी को हम Hg से शो करते हैं एंड ब्रोमीन को हम Br से शो करते हैं। इसके सैम्बल्स भी आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे। गैशियस एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लियरली सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, गैशियस एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। इसी तरह से हेडिंग बना के राइट करना है। टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं मेटल। An element which is a good conductor of heat and electricity, malleable and ductile, has a shiny surface and always forms positive ion by losing electrons, is called metal. मेटल किसी भी धातु को बोलते हैं जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिसमें से हीट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम मेटल बोलते हैं। और मेलिएबल मतलब हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको हम हीट अप करें तो उसको मेल्ट कर सकते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी की शेप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल होता है जो लचकदार चीज़ होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल किस तरह से है कि जब हम इसका एक सर्टेन लिमिट से टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो उसके बाद ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और फिर हम उसको अपनी मर्ज़ी की शेप में चेंज कर सकते हैं। इसको किसी भी मतलब के शेप में, जिस भी शेप की हम चीज़ बनाना चाहते हैं, जिस तरह से हम बॉटल्स बना सकते हैं,
अपनी मर्ज़ी की शेप्स की, डिफरेंट शेप्स की हम बॉटल्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट बर्तन बना लेते हैं धातों से, हम ज्वेलरी बना लेते हैं। इसी तरह से हर चीज़ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वायर्स बना लेते हैं कि हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है उस शेप की हम वो चीज़ बना लेते हैं। हैज़ अ शाइनी सरफेस की चमकदार होती है एंड ऑलवेज अ फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव आयन्स बनाती है। मतलब पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब कोई भी एलिमेंट अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका आयन पॉजिटिव बन जाएगा। Form positive ion by losing electrons is called metal. About 80 elements are metals. कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है ना, उसमें से 80 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अनदर। जो मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है, डिफाइन नॉन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स। तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, नॉन मेटल्स एन एलिमेंट विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में हमने देखा था कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेटल बोलते हैं, और इसका जो ऑपोजिट होगा, उलट होगा, वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल मतलब इसके हम शेप को चेंज नहीं कर सकते। नॉट डक्टाइल मतलब ये लचकदार भी नहीं है। नॉट लस्ट्रस मतलब ये चमकदार भी नहीं है। एंड ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस कब बनता है, जब कोई एलिमेंट अपने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, मींस इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से रिसीव कर ले तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। By gaining electron is called non-metal. I hope you understand this definition. About 17 elements are non-metals. Non-metals react with one another with metals. जो non-metals हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन मेटलॉइड्स। Metalloids, an element having physical and chemical properties of both metals and non-metals is called metalloids. Metalloid intermediate होता है, ना तो ये full metallic character होता है ना ही full non-metallic character होता है, इसमें दोनों के characters पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसको metalloid बोलते हैं। An element having physical and chemical properties of both, both मतलब दोनों की, किन दोनों की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जिस एलिमेंट में पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। ओनली 7 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टाटीन। ये इनकी डायग्राम्स भी गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। दीज आर योर कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स। नेक्स्ट इज डिफाइन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हम उसको कहते हैं जो जिनका वैलेंस शेल जो है ना, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करना पड़ता, ना ही उनको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करनी पड़ती है, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। Elements having completely filled valence shell are called noble gases. Only 6 elements are noble gases. For example, helium, neon, krypton, xenon and radon. एंड स्टूडेंट्स, इसमें आप साइज़ का ट्रेंड भी देख सकते हैं। हीलियम का जो साइज़ है ये सबसे छोटा है और उसके बाद साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। रेडॉन का आप देख सकते हैं कि सबसे बिग साइज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन सिंबल्स, गिव एग्जांपल्स। सिंबल्स, सिंबल हम बोलते हैं किसी भी एलिमेंट के नेम को शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये इसका सिंबल है। एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। ये जो सिंबल्स हैं ये जे जे बर्जिलस ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो एक स्वीडिश केमिस्ट था, और जो आज हम सिंबल्स और उसके फॉर्मूलाज राइट करते हैं ये जे जे बर्जिलस ने दिए थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंबल्स किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो जे जे बर्जिलस इसका आंसर है। और उनकी जो बर्थ है वो 1779 में हुई थी और उनकी डेथ 1848 में हुई थी। A symbol is taken from the name of element in English, Latin और Greek, German। हम किसी भी लैंग्वेज का वर्ड एज अ सिंबल यूज कर सकते हैं कि जो वर्ड हम ले रहे हैं किसी भी एलिमेंट के नेम के लिए, वो वर्ड इंग्लिश का हो सकता है, लैटिन का भी हो सकता है, ग्रीक का भी या जर्मन का भी। An element can be represented by one or two letters as symbols। कि ये सिंगल लेटर में भी कंसिस्ट कर सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स भी कंसिस्ट कर सकता है। इसके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। 13 एलिमेंट्स हैविंग देयर सिंबल्स टेकन फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। 13 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनका जो नेम का फर्स्ट लेटर था उसी को हमने सिंबल बना दिया। All other elements have two letter symbols। A one letter symbol is always capital। जो एक ही लेटर पे कंसिस्ट कर रहा होता है ना किसी भी एलिमेंट का सिंबल, वो हमेशा कैपिटल ही हम राइट करेंगे। ओनली द फर्स्ट, और जो टू लेटर्स पे कंसिस्ट करेगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा एंड सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर होगा। द आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैव थ्री लेटर सिंबल्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मतलब मैन मेड। हमने देखा था कि नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं, तो बाकी जो है ये मैन मेड हैं। तो मैन मेड एलिमेंट्स जो हैं उनके सैम्बल से ही हमें पता चल जाएगा कि ये मैन मेड हैं। तो क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि उसका जो सिंबल होगा वो थ्री लेटर्स पे कंसिस्ट करेगा, लेकिन जो नेचुरली अकरिंग है उसका या तो सिंगल लेटर होगा या फिर टू लेटर होगा। अब ये सिंबल्स हैं हमारे पास, वन लेटर सिंबल्स में आ जाते हैं बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन। इन सब में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही सिंबल है। बोरॉन का बी है, कार्बन का सी है, फ्लोरीन का एफ है। तो ये क्या है, वन लेटर सिंबल है। टू लेटर सिंबल में आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम, ए एल। अब यहाँ पे आप कंपेयर करें कि जब एक ही लेटर था तो वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही टू लेटर हुए हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है लेकिन सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है। बोरॉन बी आर, कैल्शियम सी ए, क्लोरीन सी एल। इन सब में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड नेक्स्ट वाला स्मॉल लेटर है। इसी तरह से ये भी हमारे पास गिवन है, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, कॉपर, स्टेनम, वुल्फ्रेम। कुछ इंग्लिश नेम है, कुछ लैटिन नेम है। जो लैटिन नेम है वो कॉलम में आप देख सकते हैं कि ये लैटिन नेम है और ये इंग्लिश नेम है। आई थिंक यू कैन डू दिस, सो मूव टू द नेक्स्ट वन। थ्री लेटर्स, थ्री लेटर में भी आप थ्री लेटर की जो है आइडेंटिफिकेशन हमारे पास अच्छे से हमें पता है कि जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं उसको हम थ्री लेटर से शो करते हैं। दी IUPAC, IUPAC हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ये एक यूनियन है जो कि डिसाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे कि कौन सा स्टैंडर्ड रखा जाए ताकि पूरी दुनिया को एक ही रूल जो है वो समझा दिया जाए और फिर हर किसी के साथ कम्युनिकेट करना, उस टॉपिक पे बात करना ईजी हो सके। IUPAC decided that the names of the elements beyond 112 should use the Latin words for their names. अब जो IUPAC है उसने क्या रिकमेंड किया कि लैटिन वर्ड्स यूज़ करने चाहिए किसी भी एलिमेंट का नेम लेने के लिए। अब लैटिन वर्ड ही क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी लैंग्वेज जो है इसकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज़ की जाए, इसको कल्चर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो इस तरह से करंटली जो अवेलेबल लैंग्वेजेज़ हैं, इंग्लिश है, तो इस तरह से वो एक तरह से कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है और इसमें हम लोगों को स्टडी करनी है, ना कि कंपटीशन करना है। तो इस वजह से लैटिन को चूज़ किया गया क्योंकि लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो अब नहीं यूज़ की जाती। ये बहुत पुराने दौर में इस्तेमाल की जाती थी और इसका फुल लिटरेचर भी अवेलेबल है। मतलब फिर इस तरह से किसी को कोई जेलसी फैक्टर नहीं आता कि हमारी लैंग्वेज से नेम क्यों नहीं लिए जा रहे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन वैलेंसी, गिव एग्जांपल्स। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर विदाउट प्लस और माइनस साइन। इट कैन बी डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज। मतलब कि जो हमारे पास वैलेंसी है ना, ये असल में किसी भी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को बोलते हैं। इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। The combining capacity of an element with other element is called valency। कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की कितनी सलाहियत रखता है, कितनी कैपेसिटी रखता है, इसको हम वैलेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच विल कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कि एक एलिमेंट के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर सकते हैं, हम उसको उसकी वैलेंसी बोलेंगे। जिस तरह से कार्बन है तो CH4 मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। ये वैलेंसी हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एडवर्ड फ्रैंकलैंड। एडवर्ड फ्रैंकलैंड जो थे ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था वैलेंसी का, और उन्होंने बॉन्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की जो है वो फाउंडेशन बुनियाद रखी थी। इनकी बर्थ हुई थी 1825 में और इनकी डेथ हुई थी 1899 में। The valency of chlorine is 1 because it combines with one atom of hydrogen to form hydrochloric acid। जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। वाई? बिकॉज ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाती है। ये कभी भी दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स को अपने साथ बॉन्ड बनाने की जगह नहीं देगी। इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की 2 है जो कि दो हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में अपने साथ मिला लेती है। इसी तरह से नाइट्रोजन की 3 है एंड कार्बन की 4 है। The number of electrons lost, gained, or shared by an atom of the element to complete its octet is called valency। वैलेंसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको कोई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़े या किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, बिकॉज जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो इस वजह से वो या तो गेन करेगा, लूज़ करेगा या शेयर करेगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम है,
सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब मैग्नीशियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। एल्यूमिनियम है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। इट मीन्स के वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। इसी तरह से अब आप दूसरी वैलेंसी देख सकते हैं कि जिसमें वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जो है ना वो गेन कर रहा है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करूंगी कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। बिकॉज हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिगर क्या है, 8। 8 तो उसने पूरा करना है, लेकिन जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो आपको क्या लगता है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको कोई दूसरा एलिमेंट अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा? नहीं देगा। तो इसलिए उसके लिए क्या इजी होगा कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। इसी तरह से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई और एलिमेंट देगा? नहीं देगा। तो उसके लिए भी क्या इजी है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। इसी तरह से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसने भी लूज ही करना है। मतलब कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कब बनेंगे, जब आउटर मोस्ट शेल में 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब 4 हैं तो वो शेयरिंग करेगा। और जैसे ही 5 या उससे ज्यादा होंगे तो वो दूसरों से ले लेगा, बिकॉज उसके पास अब थोड़ा ही मार्जिन रह गया है कि वो ऑक्टेट अपना पूरा करे। तो इस वजह से वो देगा नहीं बल्कि वो ले लेगा। कि जिस तरह से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जस्ट ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा और Cl माइनस बना देगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड अपना ऑप्टेक पूरा कर लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इसी तरह से ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ आपस में बॉन्डिंग भी की है, नाइट्रोजन ने आपस में शेयरिंग भी की है। तो ये इस तरह से डिफरेंट मैनर्स हैं ऑक्टेट रूल को पूरा करने का, और इसी को हम बोलते हैं कि इसकी ये वैलेंसी है। The number of bonds formed by one atom of the element is called valency. अब वैलेंसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसी एटम ने बनाए हैं। मोनोवेलेंट जो एक बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट। मोनो मीन वन। जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये क्या करते हैं, HF या H2 या HCl, HBr, इस तरह से क्या होता है, ये एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। डाईवेलेंट, डाईवेलेंट का मतलब डाई मीन टू, टू बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसी तरह से ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाते हैं। और ये कौन बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाता है, जो फॉस्फोरस है ये भी 3 बनाता है। तो ये वैलेंसी का एक पूरा टेबल आपके पास गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट 1 बॉन्ड बनाता है, कौन सा 2 बनाता है, कौन सा 3 एंड कौन सा 4। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो अपना चेंज कर लेते हैं। कभी वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, कभी वो 3 बनाते हैं, कभी वो मतलब कि उनका परमानेंट बिहेवियर नहीं होता। जिसका परमानेंट बिहेवियर नहीं होता हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी, गिव एग्जांपल्स। तो आप इस तरह से उसकी एग्जांपल एंड डेफिनेशन देंगे। An element having more than one valency is called variable valency. For example, iron combines with the chlorine to form ferrous chloride. Ferrous chloride valency of chlorine being 1, combining capacity of iron is the first case is 2 and that in the second case is 3. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन ही है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इसने FeCl2 मतलब फ्लोरीन ने 2 क्लोरीन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरे लम्हे इसने फ्लोरीन ने 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया।
तो ये क्या हुआ कि इसने परमानेंट बिहेवियर शो नहीं किया बल्कि इसने चेंज कर लिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। The suffix ous is used to indicate the lower valency and the suffix ic is used to indicate the higher valency। कि जिनकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसके एंड पे हमें पता है सफिक्स हम बोलते हैं, प्रीफिक्स होती है और सफिक्स होती है। प्रीफिक्स वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसको हम किसी मेन वर्ड के शुरू में लगाते हैं, एंड सफिक्स वो लेटर्स होते हैं जिसको हम मेन वर्ड के एंड पे एंटर करते हैं। एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिस तरह से कॉपर है इसकी वैलेंसी कभी 1 भी हो सकती है और कभी 2 भी हो सकती है। मरकरी की, आयरन, टिन, लेड, फास्फोरस, सल्फर, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसीज हैं। जिस तरह सल्फर देखें कभी 2 बना रहा है, कभी 4 एंड कभी 6, तो इस तरह से ये चेंज होती रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी हैव डन our complete topic that is related to element. Students, be careful, focus on your learning. I hope you understand. If you have any confusion you can ask to me। एंड स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आप लोगों को प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।